केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इंडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान कहा कि वे ऊर्जा विभाग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली आपूर्ति से जुड़े कई जटिल और लंबे समय से लंबित मुद्दों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से हल किया जा सकता है। खट्टर ने कहा कि यदि आंकड़ा विश्लेषण और स्मार्ट तकनीक का सही उपयोग किया जाए तो बिजली वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती, लाइन लॉस और मांग आपूर्ति संतुलन जैसी समस्याओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली से बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। उनके अनुसार भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में स्वचालित निगरानी और पूर्वानुमान आधारित योजना से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नई तकनीक अपनाने से ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार और नवाचार के अवसर भी बढ़ेंगे। देखिए, अभी तो क्योंकि एक नया इशू है और मैं आज पावर डिपार्टमेंट के सारे एआईज की जो एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस कैसे कैसे अप्लाई होंगी उसके विषय में जानकारी ले रहा हूं। और मुझे लगता है कि एआई के कारण से बहुत सी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होंगी और एक जिसको कहना चाहिए कि सारे देश के सब कंज्यूमर को एक स्टेबल और एक 24/7 पावर का जो सप्लाई है वो सुनिश्चित हो सकेगी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे तो जैसे अभी जो स्टार्टअप्स के पहले काउंटर पर मैं आया हूँ तो इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बढ़िया है कि हम हर प्रकार के कंज्यूमर को उसकी जानकारियां दे सकेंगे, उसके जनरेटर को जानकारियां दे सकेंगे कि कितनी पावर कहाँ से आवश्यकता है, कितनी उपयोग करना है और कितना जो कंज्यूमर है वो भी किस पावर की किस अप्लायंसेस के साथ कितनी पावर वो यूज़ कर रहा है। ये सारी जानकारियाँ एआई के माध्यम से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में शासन व्यवस्था मनमानी तरीके से चलाई जा रही है। सिंह ने कहा कि सरकार के फैसले एक तरफा तरीके से लिए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में एक समुदाय विशेष के साथ अन्याय हो रहा है और प्रशासन निष्पक्ष नहीं दिखाई देता। सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी राज्य में शासन पक्षपातपूर्ण नजर आए तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। गिरिराज सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में समानता और कानून का शासन सर्वोपरि है। उन्होंने मांग की कि पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। ममता बनर्जी खुद तुगलक की तरह काम कर रही है और तुगलकी फरमान ही नहीं देती है, बल्कि औरंगजेब की तरह हिंदुओं को दबा रही है और बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पे वो सत्ता में आना चाहती है। लेकिन अब बंगाल के हिंदू जग चुके हैं और जो लोग उसे शेरनी कहते हैं वो शेरनी नहीं, वो देश की गद्दार है जो बांग्लादेशी मुसलमानों को सम्मान देती है और बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। हुमायूं जैसे गद्दार को पैदा की है। जो बाबरी मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद तुगलकी मुगलिया बाबर का प्रतीक बनता है और वो ममता बनर्जी नहीं चाहती तो वहां शिलान्यास नहीं होता। इसलिए ममता बनर्जी अब डबल गेम मत खेलें और महादेव महादेव रक्षा करो। अरे महादेव तो आपको भस्म करेंगे जो आप कर्म कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान ने ब्रज क्षेत्र में होली उत्सव के दौरान मुस्लिम प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समय समय पर जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि समाज में विभाजन की भावना पैदा हो। प्रधान ने कहा कि धार्मिक त्योहार सभी नागरिकों के लिए सौहार्द और भाईचारे का अवसर होते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी समुदाय द्वारा अस्पताल बनाया जाए तो क्या अन्य समुदाय के लोग वहां इलाज नहीं कराएंगे? उनके अनुसार समाज को धार्मिक आधार पर बांटना गलत है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को सांप्रदायिक मुद्दों के बजाय विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए।
प्रधान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता आपसी सद्भाव चाहती है और किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगी। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें बुलवाने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हिंदू मुस्लिम की ये बात है, तो अगर किसी अस्पताल को किसी मुस्लिम ने बनाया होगा, तो क्या वहाँ पर लोग इलाज कराने लोग नहीं जाएंगे? बहुत सी चीज़ें, अगर मैं इस पर जाऊंगा विस्तृत रूप से तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी समय समय पर ऐसे लोगों से कहलाकर केवल और केवल तुष्टीकरण करने का काम करती है। हिंदू मुस्लिम के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई भी उपाय नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, ये जो सामने विधानसभा की रोड जा रही है, अब इसमें कहते हैं कि किसी मुस्लिम ने काम किया होगा, मुस्लिम कोई ठेकेदार रहा होगा, तो उस पर आप नहीं जाएगा, तो ये मैं उचित नहीं समझता। लोकतंत्र की ये देश के लिए ठीक परंपरा नहीं है। और केवल एक ये देश सबका देश है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है। हर वर्ग के जात के धर्म के लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ने का काम किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हाथ चड्ढों वालों ने, उनका जरूर कोई राजनीतिक भारतीय राजनीति में या देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका तो कोई योगदान था नहीं। उनको केवल, और मैंने कहा कि बीजेपी के पास कोई तरीका नहीं है, कोई चारा नहीं, कुछ काम किया नहीं है, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। उनका बस चल जाए तो, और हिंदू की बात करती है। जब हिंदुओं के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार होता है, आरक्षण पर घोटाला हुआ 69,000 का या अन्य वैकेंसियों में, तो वो हिंदू नहीं, वो कहाँ से हिंदू आके हैं? जब उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको पानी पीने से रोका जाता है, समाज में आज भी असमानता का भाव है, उनको सम्मान के साथ बैठने का अधिकार नहीं, तो वो हिंदू नहीं है, तब तो कोई नहीं उस पर बात करता। तो ये जानबूझ के बीजेपी ऐसे लोगों से कराती है ताकि आपसी भेदभाव बढ़े और दो धर्मों के बीच में टकराव बढ़े। भाजपा विधायक अलका सिंह अर्कवंशी ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों और युवाओं की शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कोचिंग, सहायता और मार्गदर्शन कार्यक्रमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। अर्कवंशी ने बताया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इन योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और अधिक से अधिक छात्र उच्च शिक्षा तथा रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। उनके अनुसार शिक्षा में निवेश ही राज्य के दीर्घकालिक विकास की आधारशिला है। इस सत्यता को नकार तो नहीं सकते हैं कि पिछली सरकारों में शिक्षा का क्या स्तर था और इस समय क्या है। सरकार पढ़ाने के लिए बच्चों को, युवाओं को तमाम स्कीम लेकर आई है। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो भी पिछड़े समाज से आते हैं, उनके लिए आरक्षण भी लेकर आई। तमाम कोचिंगें सरकार करा रही, तो ये शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए करा रही और उसके परिणाम सुखद आप देख भी रहे हैं कि सिर्फ मतलब बच्चों की जो शिक्षा है वो सिर्फ डिपेंड ना हो कि नौकरी तक की हो, वो रोजगार देने वाले भी बने और तमाम फील्ड में लोग दे भी रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष काम आरोप लगाना ही है। कभी गंभीर मुद्दों पर ये बात नहीं कर पाए। 70 साल में इन्होंने किया क्या किया इन्होंने? क्या इस चीज को आप अनदेखा कर देंगे कि नकल होती थी? आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो घूमते हैं और कहते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, हम PhD। उनसे सिर्फ आप ये पूछे कि किस साल में आपने ग्रेजुएशन किया, सब भूल जाइए। साल पूछ लीजिए कब ग्रेजुएशन किया, आपको पता चल जाएगा अंतर। और आज की डेट में आप किसी बच्चे से पूछिए, वो आपको सब कुछ बता देगा। धन्यवाद। इंडिया यूके अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि देश ने गैर जीवाश्म स्रोतों से लगभग 272 गीगावाट ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। जोशी ने कहा कि अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाएंगी बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी उत्पन्न करेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरित ऊर्जा की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। उनके अनुसार भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सहयोग से तकनीकी ज्ञान और निवेश दोनों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ही साथ हमने जो आज के दिन में किया है, टोटल नियरली अबाउट 272 गीगावाट थ्रू नॉन फॉसिल सोर्स, उसमें ही बहुत बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। ऑफशोर में भी बहुत, एंड इन एंटायर दिस सेक्टर, दिस ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, द जनरेशन ऑफ जॉब इज क्वाइट हाई। एंड इसमें जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ने जो कहा है, दैट इज रियली सिग्निफिकेंट। And how under the two democracies trust is strengthening, that itself is an example what he spoke.
बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने इंडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये आयोजन स्पष्ट संदेश देता है कि भारत तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए, जो भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। जायसवाल ने कहा कि बिहार ने भी इस सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की है। उन्होंने बताया कि राज्य के बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी और उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया। उनके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और सेवा वितरण को बेहतर बनाने में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में अर्धचालक ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था में नई तकनीक को लागू करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार के अवसर बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया का तीसरा एआई समिट और बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसमें बहुत देश के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपति सभी लोग भाग ले रहे हैं। बिहार का भी सहभागिता एआई समिट में, एक्सपो में हुआ है और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बड़ी सहभागिता है। एआई टेक्निक पर और सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर हम लोगों ने विस्तृत वहां चर्चा किया है। आईआईटी पटना में एक रिसर्च सेंटर खुलेगा और करीब 468 करोड़ से ज़्यादा का जो है वहां पर एमओयू पर साइन भी हुआ है। विभिन्न तरह के एआई टेक्निक में बिहार भी देश और दुनिया के साथ रहेगा। जेडीयू विधायक विनय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार किसी के प्रभाव में काम करने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और अपने दृष्टिकोण तथा नीतियों के आधार पर निर्णय लेते हैं। चौधरी ने कहा कि राज्य में विकास और सुशासन की जो पहचान बनी है वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संभव हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं वे मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम है। चौधरी ने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और राज्य का विकास ही सरकार की प्राथमिकता है। वो जब थे ना मुख्यमंत्री जी, कुछ दिन के लिए उनको जो अपने साथ ले आए थे, तो उनको भी लगता था कि मुख्यमंत्री कठपुतली हैं। कैसा इलाज कर दिए सो नहीं देखे, 25 पर ला दिए। नीतीश कुमार जी किसी के कठपुतली नहीं हो सकते हैं। वह नेता थे, हैं और रहेंगे, और अपने विजन, अपनी सोच से वो राजनीति करते हैं। दूसरे के विजन और दूसरे की राजनीति और दूसरे की सोच से वो काम नहीं कर सकते हैं। कभी आपको मदद कर दी, आइए बैठ जाइए, उप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो आपको क्या लगा कि आप उनको कठपुतली बना कर नचाइएगा? 80 थे तो हैं? ये सब गलतफहमी में कोई आदमी न रहे। नेता प्रतिपक्ष से मैं आग्रह करता हूँ, ये सब छोड़ करके वो जनता के बीच में जा कर के मेहनत करें। और जिस तरह से वो सदन में आकर के डोलते आए हुए थे, काहे डोलते आए थे हमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं आत्मविश्लेषण करे, वो सब छोड़ दें। आज भी जनता पूरी तरह से नीतीश कुमार के हर निर्णय, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे कुछ हो, उस पर उनके भरोसे और उन पर उनका विश्वास है। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके ढंग से अपना जनता के बीच में जाकर के मेहनत करें। और जितना नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलेंगे, अभी 25 पर आए हैं बोलते बोलते, 2 या 5 पर आ जाएंगे। यह मेरा सुझाव जाकर के आप बता दीजिएगा। ओडिशा के भाजपा विधायक अशोक मोहंती ने किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि राज्य में धान खरीद की प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है और किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मोहंती ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीद अभियान के तहत 70% से अधिक धान पहले ही खरीदा जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि सरकार सभी किसानों की उपज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो केवल प्रचार पाने के लिए मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। मोहंती ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जा रहा है। फार्मर का कोई इश्यू नहीं है, वो खुद का इश्यू है। तो खुद चाहते हैं कि जो हम उड़ीसा में हमारा परिचय अभी कम हो रहा है, पार्टी का जितना था वो कम हो रहा है, इसलिए वो हल्ला गुल्ला करके उनका थोड़ा प्रचार प्रसार करने के लिए वो चाहते हैं। लेकिन कृषक का कोई इशू नहीं है। कृषक का इशू हम
जैसे चलता है तो 26-25 में जैसे धान का क्रय हुआ, बाकी जो समझता हुआ, अभी ऐसे ही चल रहा है काम। अभी 70% से ज़्यादा धान क्रय हो गया, तो इशू क्या है? सबके धान खरीदेंगे सरकार, जहाँ उत्पादन होता है जितना उसी को धान खरीद करेंगे। एक एरिया में धान उत्पादन नहीं होता है, 1 एकड़ में 10 कुंटल होता है, वो बोलेंगे कि हम 25 कुंटल देंगे, कहाँ से लाएंगे? तो बिचौलिए का धान है, तो सरकार पर निगरानी रखा है, सबका धान ले रहे हैं, जहाँ जहाँ टोकन दिया था सब चाषी को उसी तरह से लिया है। तो 24 घंटा में पैसा भी उनका खाता में जा रहा है। वो जो विरोधी दल जो बताए हैं, आज जो स्टॉल किया है उसका कोई आधार नहीं है, वो बात करके इस इशू को चर्चा करके काम बढ़ा सकते हैं। लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव था, उसी ने अच्छा था, उसके बाद में उनका होगा, तो उनको धैर्य रखना चाहिए। उसका कोई डिमांड ही नहीं, तो स्टॉल करना ही उनका डिमांड है, सरकार को नहीं चलाने देंगे। अरे 4.5 करोड़ उड़िया जो चाहते हैं सरकार को चलाने के लिए भेजे हैं इधर, सरकार चलना, आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक पाएंगे। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग को पूरी पारदर्शिता और स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा दिखाई नहीं देता। चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के कुछ फैसले सरकार की इच्छाओं के अनुरूप लगते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। उनके अनुसार यदि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो इससे जनता का विश्वास प्रभावित होता है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी कदम उठाए। बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस जो होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, वो मिसिंग है। और जो भी इलेक्शन कमीशन में काम हो रहा है वो जो सरकार उनसे चाहती है, अपेक्षा रखती है, वो काम हो रहा है। जो इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना जरूरी है, पर जो भी एजेंडा हो रहा है और जनता से काफी सवाल उठ खड़े हो रहे हैं इलेक्शन प्रक्रिया को लेकर, उनके वोटिंग अधिकारों को लेकर, ये सारी बातें जो हैं उससे दिखता है ज्ञानेश कुमार जी जैसे डिसमिसिव हो जाते हैं, डिस्कस करने की जगह डिसमिसिव हो जाते हैं। तो दिख रहा है कहीं ना कहीं एक तुगलकी माहौल है, जहां पे जो वो करे वही सही है और कोई प्रश्न उठाए तो उनको चुप कराने का काम किया जाता है। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने सदन में हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और शहरी विकास विभाग से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उन्होंने राज्य में लिए गए क्रांतिकारी निर्णयों की सराहना की। आनंद ने कहा कि पिछले वर्षों में बिहार में बुनियादी ढांचे, सड़क निर्माण और प्रशासनिक सुधारों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि विकास की गति को और तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि सदन में सकारात्मक चर्चा लोकतंत्र को मजबूत करती है। उनके अनुसार सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर राज्य के हित में कार्य करना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में बिहार और अधिक प्रगति करेगा। देखिए, सदन में चर्चा के दरमियान बहुत सारे विषय आए थे। ग्रामीण विकास विभाग का भी था, मद्य निषेध विभाग का था। मैंने अपने मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद थे, मैंने उनसे कहा कि सर, आपने अपने शासनकाल में कई क्रांतिकारी जो है निर्णय लेने का काम किया है, जिसका पूरे बिहार को फायदा मिला है। उसी क्रांतिकारी नियम में एक शराबबंदी भी है, और शराबबंदी अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लाई गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। क्या हमने पाया, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कानून बनाया गया था, कहां कमियां रह गई या कमियां नहीं है, क्या कानून को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है या उसको में संशोधन की आवश्यकता है या कानून की आवश्यकता नहीं है। उन तमाम विषयों पे जब विस्तृत चर्चा होगी, विस्तृत रूप से समीक्षा होगी, तो सब कुछ बाहर निकलेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें